हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन फरवरी 2021 का जो 24 जो फरवरी का जो शिफ्ट 2 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द केमिस्ट्री पोर्शन। तो आपका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था इट वाज द कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोइंग इंक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे बेंजीन पे जो हेलोजन ग्रुप हमने अटैच कर रखा है, वी हैव टू रिमूव दैट हेलोजन ग्रुप विद द हेल्प ऑफ सम न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आपका कुछ भी हो सकता है, बट ओवर हियर हमें हेलोजन को यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे रेट हमें डिस्कस करनी है कि किस में रेट ज्यादा होगी, किस में रेट कम होगी। तो ओवरऑल जो हमें देखना है वो हमें देखना है कि जो ग्रुप्स हमने अटैच कर रखे बेंजीन रिंग पे, व्हाट विल बी देयर इफेक्ट ऑन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आपका जो NO2 होता है इट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये क्या करता है का -I और -R इफेक्ट दोनों शो करेगा। ठीक है, तो क्योंकि इन रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो हम रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं है क्योंकि बिकॉज देयर इज नो सच ग्रुप। तो यहाँ पे जो NO2 रहेगा उसका जो इफेक्ट रहेगा दैट विल बी -R, और इसकी क्योंकि एक ही ग्रुप है तो एक बार ही -R इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो पाएंगे, तो ये दोनों ग्रुप आपके -R इफेक्ट करेंगे बिकॉज द रिलेटिव पोजिशन टू द हेलोजन इज ऑर्थ एंड पैरा। यहाँ पे भी जो है NO2 आपका सब जगह पे -R इफेक्ट शो करेगा। तो जितना ज्यादा -R इफेक्ट यहाँ पे लगेगा तो उससे क्या होगा, दिस कार्बन विल गेट हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। तो आपका ये जो कार्बन है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो आसानी से इस कार्बन पे अटैक करके क्लोरीन को हटा सकता है। सो हमें हमारे पास जो ऑप्शंस रहेंगे तो दिस विल बी द मोस्ट, मतलब इसकी जो पर्टिकुलर रेट रहेगी इट विल बी द मोस्ट, ठीक है, अमंग ऑल द 4 कंपाउंड्स। इसमें उससे कम रहेगी, इसमें उससे कम रहेगी, और सबसे कम आपके इसमें रहने वाले बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं कोई। ठीक है, तो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन अ पर्टिकुलर कार्बन, ठीक है, मोर विल बी द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तुम्हारे पास जो ऑप्शन 4 रहेगा इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि मोस्ट सुटेबल सॉल्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर द एफिशिएंट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड क्या होगा। तो वी हैव 4 ऑप्शन, FeCl3, NaHCO3, MgHCO3 twice and we have FeSO4। ठीक है, सो व्हाटएवर हमें पास जो ऑप्शंस हैं उनसे हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि किस सॉल्ट के रिस्पेक्ट में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बेस्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्लड होता है इट्स अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस। ठीक है, जिसमें अगर आप Lm प्लस FeCl3 का अगर सॉल्यूशन ऐड करते हो तो उनका जो स्टिप्टिक एक्शन होता है उससे कोगुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर हम Lm प्लस FeCl3 का अगर सॉल्यूशन ऐड करके हम जिस जगह पे इंजरी है या वूंड है उस पर अगर आप लगा देते हो तो द पर्टिकुलर एक्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस दे विल एक्चुअली डू द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो उसमें जो आपका एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस है वो कोगुलेट कर जाता है, एंड हमारे पास जो ऑप्शन FeCl3 वाला होगा इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इस क्वेश्चन में वी हैव टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू डाइब्रोमोबेंजीन। तो हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि किस कौन से कन्वर्जन मेथड से हम इस टाइप के कन्वर्जन को कर पाएंगे। ठीक है, तो विल हैव टू फाइंड अ मेथड। तो हमारे पास जो नाइट्रोबेंजीन है अगर हम उसमें ब्रोमिनेशन करें तो सिंस ये आपका एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, तो अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो आपका जो ब्रोमीन जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह आएगा तो इट विल बी एट पोजीशन एट द मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा उसके मेटा पोजीशन पे। इसके बाद में अगर आपने पास कर दिया इसमें टिन और HCl, ठीक है, तो आपका जो टिन और HCl का जो मिक्सचर है ये आपका काम करेगा एक रिड्यूसिंग एजेंट का। तो नाइट्रो विल बी कन्वर्टेड इनटू अमीन कंपाउंड, तो ये आपका अमीनो कंपाउंड में, ये अमीन ग्रुप में चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें आप पास करते हो NaNO2HCl, तो ये जो होगा NaNO2HCl इसको कन्वर्ट कर देगा ये डाइजोनियम क्लोराइड में, और डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होने के बाद में इसमें आप पास कर सकते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड, और क्यूप्रस ब्रोमाइड जो होगा दैट विल बी कन्वर्टिंग दिस कंपाउंड इनटू अ डाइब्रोमोबेंजीन। तो आपका जो ब्रोमीन है इट विल रिप्लेस द डाइजोनियम ग्रुप। तो जैसे ही वो डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस करता है आपका जो ये वाला कंपाउंड है डाइजोनियम क्लोराइड इट विल कन्वर्ट इनटू डाइब्रोमोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन से आप डाइब्रोमोबेंजीन का कन्वर्जन जो है इन स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन रहेगा इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इस क्वेश्चन में बोला है कि पॉलीमर हमारे पास ब्यूना S है, तो उसमें S स्टैंड्स फॉर व्हाट।
तो आपका जो ब्यूना एस होता है वो दोनों मोनोमर से बनता है, जिसको हम बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन और स्टाइरिन की हेल्प से बनता है। सो इन दिस क्वेश्चन पूछा है द डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल फॉर्म अ कलर डाई ऑन रिएक्शन बीटा नेफ्थोन इन NaOH। ठीक है, तो हमारे पास जो अमीन्स होते हैं, मतलब बेंजीन अमीन जो होते हैं, अगर उनको आप पास करते हो NaNO2 और HCl के मिक्सचर में, तो दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और आपके जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होते हैं कलर डाइज बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अमीन रहेगा बेंजीन अमीन, जिसको हम एनिलीन भी बोलते हैं, ठीक है, उसी की हेल्प से ये बनता है। तो विल पास NaNO2 एंड HCl, तो ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें बीटा नेफ्थॉल पास करते हो बेसिक मीडियम में, तो बीटा नेफ्थॉल एक नैफ्थलीन का सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल, मतलब फिनॉल टाइप कंपाउंड होता है, तो दिस इज बीटा नेफ्थॉल। इसमें अगर आप बेसिक मीडियम पास करते हो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एज एन इलेक्ट्रोफाइल उसकी अल्फा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। तो जैसे ही आपका अल्फा पोजीशन पे ये अटैच होगा, द रिजल्टेंट कंपाउंड विल बी दिस। ठीक है, एंड ये जो होता है ये एक रेड डाई होती है। ठीक है, तो आपका बीटा अल्फा पोजीशन पे हमें एजो बेंजीन को अटैच कर देना है, तो ये आपका बीटा नेफ्थॉल के रिस्पेक्ट में उसके अल्फा पोजीशन पे लग जाता है और ये आपकी रेड डाई होती है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सेकंड रहेगा जिसमें आपको एनालीन दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन लिखा है which one of the following carbonyl compounds cannot be prepared by addition of water on an alkyne in the presence of HgSO4 and H2SO4। तो अब किसी भी अल्काइन के ऊपर अगर आप पास करते हो मर्क्यूरिक सल्फेट NH2SO4, तो उसकी हेल्प से हम जो होते हैं कीटोन्स या एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं बनेगा अगर आप उसमें अल्काइन के ऊपर इसको पास करते हो। तो हमें देखना है कि हमारे पास जो ये वाला एल्डिहाइड है, ठीक है, ये आप कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते बिकॉज इसमें 3 कार्बन है। तो अगर आप 3 कार्बन का अल्काइन अगर लेके चलोगे तो आपका ये होगा। ठीक है, इसको प्रोपाइन बोलते हैं। इसमें अगर आप पास करते हो HgSO4 एंड H2SO4, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा वो आपका एसीटोन बनता है। ठीक है, ना कि ये बनता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला जो एल्डिहाइड हो कभी नहीं मिलेगा। ये वाला पॉसिबल है क्योंकि इथाइन में 2 ही कार्बन होते हैं, तो वहाँ पे कीटोन बन नहीं सकता, तो वहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा। बट अगर 3 कार्बन है या अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन हैं, तो उसमें आपको हमेशा कीटोन ही एज अ मेजर प्रोडक्ट वहाँ पे मिलता है, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो कभी भी हम अल्काइन के थ्रू नहीं बनवा सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट 1 दिए जिसको असर्शन ए बोलेंगे, हमारे पास रीजन आर है, तो हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं कि उसमें असर्शन और रीजन में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो असर्शन कहता है कि हमारे पास में हाइड्रोजन जो होता है इट्स द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, बट इट इज नॉट द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द ट्रोपोस्फेयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन हमारा जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स में जितने भी आपका सिस्टम जो भी कुछ है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन एलिमेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, बट हमारे जो ट्रोपोस्फेयर में इसका प्रेजेंस बहुत कम होता है बिकॉज ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो आपका सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है आपके एटमॉस्फेयर का, एंड वहाँ पे हेवियर गैसेस के परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन वहाँ पे कम ही मिलने वाला है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट इज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। यस, तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, इसलिए उसकी जो प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर में वो बहुत ही कम होती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो आर के लिए मतलब कि एक स्टेटमेंट सही है, और आर उसको बेटर रीजन देता है ए स्टेटमेंट के लिए, विच इज असर्शन फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हमारा जो ऑप्शन थर्ड होगा इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और बताना है कि किस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए हम कौन सी रिएक्शन करें तो हमारा प्रोडक्ट वो आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, हमारे पास एक एसिड क्लोराइड है और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन के लिए हमारे पास जो रिएजेंट यूज होगा that will be H2 palladium in BaSO4 and it's a name reaction which is known as Rosenmund reduction। तो इसका मतलब है कि A ऑप्शन के लिए हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा that will be second। हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा लिस्ट उस 2 में। उसी तरह से अगर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अल्फा कार्बन पे हमें हेलोजिनेशन करनी है, तो हमेशा हम यूज करेंगे Cl2 in presence of
रेड फॉस्फोरस एंड H2O, तो ये भी एक नेम रिएक्शन होती है जिसको हम HVZ रिएक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो बी ऑप्शन रहेगा उसके लिए फोर्थ हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन उसका मतलब मैचिंग टाइप होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अमाइड को कन्वर्ट करना है अमीन में, ठीक है। तो इसमें आप पास कर सकते हो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये भी एक नेम रिएक्शन होती है जिसको आप बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमा अमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सी ऑप्शन है उसके लिए फर्स्ट टिक सही रहेगा। और लास्ट में हमें कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करना है एल्केन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें आप पास करोगे जो बचा हुआ ऑप्शन है दैट इज जिंक मर्करी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये भी एक नेम रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है उसके लिए थर्ड सही रहेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो सारे मैचेस को सही बताता है और इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें डेंसिटीज के रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑर्डर बताना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डेंसिटीज का ऑर्डर क्या होगा जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है। तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको अगर आप डेंसिटीज की वैल्यूज याद है तो ही आप इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉपर होता है उसमें जो आपकी डेंसिटी होती है इट इज अराउंड 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपका जो कोबाल्ट होता है इट हैज 8.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एज डेंसिटी। आपके पास में जो आयरन होता है इट इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एज डेंसिटी, ठीक है। आपके पास जो क्रोमियम होगा इट हैज 7.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द लास्ट वन इज जिंक which has 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एज द डेंसिटी। तो इनको देखते हुए हमारे पास जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि क्या होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि Cr2O3 आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, यस। तो ये आपका जो Cr2O3 होता है, ठीक है, ये आपका एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ में ये रिएक्शन दिखाता है। तो इसका मतलब इसमें जो बिहेवियर होगा इट विल बी एम्फोटेरिक। तो आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है कि रोदेनियम का जो टेट्रा ऑक्साइड है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नहीं होता। तो रोदेनियम का जो टेट्रा ऑक्साइड है उसमें रोदेनियम जो है वो आपका +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब यहाँ से इसका सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है। दैट शोज कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अपनी हाईएस्ट स्टेट में तो इसको रिडक्शन ही पॉसिबल होगा। आपका नेक्स्ट है VOSO4। तो आपका VOSO4 जो होता है एक आपका सॉल्ट होता है जिसमें कि VO2+ होगा एंड सल्फेट पे 2- होगा। तो VO2+ एक वेनेडियम का ऑक्सोकेटाइन होता है, ठीक है, जिसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +4 होती है। तो वेनेडियम का जो ऑक्सोकेटाइन है इसमें वेनेडियम इज इन +4 स्टेट, मतलब अपनी हाईएस्ट स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है जो कि +5 होती है। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो क्योंकि इसका +4 से +5 ऑक्सीडेशन पॉसिबल है तो ये इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और आपका जो थर्ड ऑप्शन वो भी सही है। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, रेड कलर ऑफ द रूबी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट 3+। नो, आपका जो रेड कलर होता है रूबी का वो आपका क्रोमियम 3+ की प्रेजेंस की वजह से होता है, ना कि कोबाल्ट की 3+ की वजह से। तो मतलब ये वाला ऑप्शन जो होगा इनकरेक्ट होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें इस ऑप्शन पे क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ ग्रुप 1 के क्लोराइड के सॉल्ट्स दिए हुए हैं जिनको हमें मैच करना है उनके फ्लेम कलर वेवलेंथ के साथ में। तो अगेन इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आप इसमें आपको फैक्ट मतलब डेटा याद है वेवलेंथ का तो ही आप इसको करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमारे पास जो लिथियम होता है जो कि आपका फ्लेम कलर में टेस्ट मतलब फ्लेम टेस्ट में कलर देता है, तो क्रिम्सन रेड अगर इसका फ्लेम रहेगा, ठीक है, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, दैट इज 670.8 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ रहती है, ठीक है। NaCl जो होता है इट गिव्स येलो कलर इन फ्लेम टेस्ट, ठीक है। सो आपका जो होगा इट गिव्स अराउंड 589.2 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ फ्लेम कलर। आपका जो रुबीडियम का क्लोराइड होता है इट गिव्स यू रेड वॉलेट फ्लेम, तो इसकी जो फ्लेम होती है वो रेड वॉलेट कलर की होती है। तो रुबीडियम क्लोराइड जो होगा दैट विल बी अराउंड 780 नैनोमीटर,
और आपके पास में जो सीजियम क्लोराइड है, ठीक है, वो आपका जो होता है ब्लू कलर की फ्लेम देता है, ठीक है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है इट इज़ अराउंड 455.5 नैनोमीटर। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट होगा दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, तुम्हारे भी यहाँ पे कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट्स स्पिन ओनली वैल्यू फॉर स्पीशीज हमारे पास लिखे हुए हैं FeCl4 2 नेगेटिव, कोबाल्ट 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सलेट 3 नेगेटिव एंड MnO4 2 माइनस। तो हमें उनके मैग्नेटिक मोमेंट से उसको मैच करना है, ठीक है। तो आपका जो पहला कंपाउंड है FeCl4 2 नेगेटिव, तो इसमें जो आपका आयरन होगा इट विल बी प्रेजेंट इन +2 स्टेट, जिसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी 3d6 4s0। तो क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो आपका एक वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी वजह से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेंगे। तो आप मैग्नेटिक मोमेंट जब कैलकुलेट करोगे तो 4 × 4 + 2, तो आपका जो आंसर ये देगा दैट विल बी 4.9 बोहर मैग्नेटॉन, ये आपको आंसर देगा। आपके पास जो नेक्स्ट है विच इज कोबाल्ट C2O4 3 एंड 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो आपका 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, स्टेट इसकी है। तो इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी 3d6 4s0 होगी, बट क्या होगा जो आपका ऑक्सलेट आयन है इट विल मेक ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टू गो पेयर अप, ठीक है। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं रहेगा, तो इसमें आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट विल बी 0 बोहर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट आपके पास में है MnO4 2 माइनस, तो आपका जो MnO4 2 माइनस है इसमें मैंगनीज +6 में होगा। तो मैंगनीज जब +6 में होता है तो इट हैज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d1 4s0। तो क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो अनपेयर ही रहेगा, तो इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 × 1 + 2, तो इट गिव्स अराउंड 1.73 बोहर मैग्नेटॉन एज अ रिजल्ट। तो तीनों के बोहर मैग्नेटॉन से हम देख सकते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द बोहर मैग्नेटॉन्स, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट्स विद रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके, तो हमारे पास जो कंपाउंड्स दिए हैं उसमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो हमें कंपेयर करना है LiF को और LiCl को, एंड वी ऑल्सो हैव टू कंपेयर MgO एंड NaCl, ठीक है। तो LiF और LiCl में क्योंकि क्लोराइड एक बड़ा एनायन होता है तो आपका जो लिथियम प्लस होगा इट विल पोलराइज द बिग एनायन एंड इट विल इंक्रीज द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द कंपाउंड। तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जब बढ़ेगा इसमें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इट विल डिक्रीज। तो LiF और LiCl में बिकॉज ऑफ मोर पोलराइजेशन ऑफ लिथियम प्लस, मतलब पोलराइजेशन ऑफ क्लोराइड आयन विद द हेल्प ऑफ लिथियम प्लस, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो LiF विल हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू LiCl। तो आपका जो नेक्स्ट है विच इज MgO एंड NaCl, तो MgO में जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू NaCl, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर, तो इस कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो अगेन हमारे पास एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और हमें बताना है कि स्टेटमेंट और रीजन उसके करेक्ट है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट, द वैल्यू द पैरामीटर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ। तो बिल्कुल सही है कि एक्वाटिक लाइफ के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है अगर वो उतनी है वाटर बॉडी के अंदर तो आपकी जो एक्वाटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर सकती है। अगर उससे कम है तो वाटर लाइफ जो एक्वाटिक लाइफ होगा वो सर्वाइव नहीं कर सकता बिकॉज दे नीड मोर ऑक्सीजन बट द लिमिट इज लेस, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ BOD 6.5 ppm, नहीं, तो आपका जो ऑप्टिमम वैल्यू होती है BOD की वो आपकी 6 ppm होती है, 6 पार्ट्स पर मिलियन, तो इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग होगा। इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है बट सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें बोहर एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं और हमें बताना है कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² / n²। तो यस, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है।
तो वी हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। दैट मीन्स आपका ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी of electron and principal quantum number Vn is proportional to z square। yes, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत इसलिए है बिकॉज हमारी जो वेलोसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इट इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n, इसके प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Vn जो होता है वो z के प्रोपोर्शनल होता है, ना कि z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। इसमें लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर z क्यूब अपॉन n क्यूब। नो, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की, वो प्रोपोर्शनल होती है z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के, ना कि z क्यूब अपॉन n क्यूब। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल z क्यूब अपॉन n स्क्वायर। तो यस, तो आपका जो फोर्स होता है कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, z वहाँ पे एटॉमिक नंबर रहेगा, r वहाँ पे डिस्टेंस रहेगी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से। आपका जो r होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, तो इस चीज को जैसे आप इसमें इंप्लीमेंट करते हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो बन जाएगा z क्यू अपॉन n की पावर 4 के प्रोपोर्शनल। ठीक है, दैट मीन्स आपका ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और आपका जो डी लास्ट स्टेटमेंट है वही सही है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड यहाँ पे कुछ ड्रग्स और एक डिजीज के बारे में, मतलब एक विटामिन B12 के बारे में बोल रखा है, उसके रिलेटेड जो डेफिशिएंसी होती है उससे क्या मेडिकल कंडीशन होती है उससे हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि वैलियम है, तो वैलियम जो आपकी ड्रग होती है इट इज यूज्ड एज अ ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइजर की तरह उसको यूज करा जाता है। तो अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और आपका जो मॉर्फिन होता है वो एक आपका एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, एनाल्जेसिक जो आपकी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन होती है उसमें मॉर्फिन आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉरेथिंड्रोन जो होता है वो आपका एज एन एंटी फर्टिलिटी ड्रग वो काम करता है। एंड आपका जो विटामिन B12 होता है उसकी डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया आपका होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द लिस्ट 1 विल मैच्ड टू लिस्ट 2 एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो थर्ड ऑप्शन रहेगा इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो वैलियम से ट्रैंक्विलाइजर, मॉर्फिन से एनाल्जेसिक्स, नॉरेथिंड्रोन से एंटी फर्टिलिटी ड्रग और विटामिन B12 से पर्निशियस एनीमिया जो आपका होता है। दिस इज हाउ द लिस्ट 1 विल बी मैच्ड। ओके, इन दिस क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि the correct shape and I bond angle respectively in I3 negative ion is what। ठीक है, तो आपका जो I3 नेगेटिव होता है, ठीक है, इसमें जो आयोडीन जो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आपकी sp3d आती है। और जो आपका सेंट्रल एटम आयोडीन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, उसके पास 3 लोन पेयर्स होंगे और ऊपर नीचे भी आयोडीन प्रेजेंट होता है एंड इट हैज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्योंकि इसका जो शेप है वो लीनियर है, ठीक है, और जो एंगल रहेगा इनके बीच में दैट विल बी 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इट्स लीनियर शेप। तो हमारा जो ऑप्शन ये रहेगा लीनियर 180 डिग्री एंगल। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि I3 नेगेटिव जो होगा उसका ये एंगल जो शेप होगा लीनियर होगा और जो एंगल होगा उन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगा इट विल बी 180 डिग्री। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें कि पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है एल्कीन वाले और एक डबल बॉन्ड आपका कीटोन वाला प्रेजेंट है। उसको हमें कन्वर्ट करना है एक दूसरे कंपाउंड में जिसमें कि एल्कीन वाले पाई बॉन्ड्स पे कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ डबल बॉन्ड O जो कि कीटोनिक ग्रुप था वो एक हाइड्रोकार्बनिक ग्रुप में चेंज हो चुका है। ठीक है, सो हमें देखना है कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग। तो आपका रेड फॉस्फोरस और जो क्लोरीन होता है वो इस तरह की कन्वर्जन्स नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है NH2 इन बेसिक मीडियम। तो ये आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन होता है। ठीक है,
तो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, जो भी आपके एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन चेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपका करवा ले जाएगा आपका कीटोन को हाइड्रोकार्बन में, तो इस तरह कन्वर्जन ही कर सकता है। NaBH4 कीटोन को अल्कोहल में चेंज करेगा और Ni इन प्रेजेंस ऑफ H2 विल अफेक्ट द पाई बॉन्ड्स ऑफ एल्कीन। तो हमारे पास ये बाकी ऑप्शंस भी नहीं हो सकते, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन, जो कि वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन होती है, इसमें एल्डिहाइड कीटोन्स को हम हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 में कुछ मेटल्स दिए हुए हैं और उनके लिस्ट 2 में कुछ ओर्स दे रखी हैं, तो हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम, तो हमारे पास सिडराइट, कैलामाइन, कैलोनाइट एंड मेलासाइट होता है। तो आपका जो कैलोनाइट होता है उसके लिए उसमें आपका एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। तो कैलोनाइट का जो फॉर्मूला होता है इट इज Al2OH4 Si2O5। तो ये आपका कैलोनाइट के लिए होता है और इसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, तो हमारा जो एल्यूमिनियम होगा इट विल बी फॉर कैलोनाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आयरन, ठीक है। तो आपका जो सिडराइट होता है उसका फॉर्मूला होता है FeCO3, ठीक है। सो दिस इज फॉर सिडराइट, तो इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, तो आपका जो आयरन होगा इट विल मैच विद द सिडराइट। नेक्स्ट आपका है कॉपर, तो कॉपर जो होगा इट विल मैच विद द मेलासाइट, बिकॉज मेलासाइट में कॉपर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ CuCO3.CuOH2। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर मेलासाइट, ठीक है। तो आपका जो कॉपर होगा इट विल मैच विद द मेलासाइट। नेक्स्ट आपका है जिंक, तो आपका जिंक बचा हुआ जो ऑप्शन है कैलामाइन, जो कि आपका होता है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, तो दिस इज फॉर कैलामाइन, ठीक है। और आपका ये इसमें मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करें, मेटल्स को उनके ओर के साथ हमने मैच कर दिया, तो वी हैव टू रिमेंबर द ओर्स कॉम्पोजिशन एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन होगा इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक का हमें बताना है कि कौन सा इसमें नॉन एरोमेटिक रहेगा। तो आपका जो फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका फ्यूरान है, और फ्यूरान में क्या होता है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है, जो कि आपका एक सिस्टम होता है एरोमेटिक के लिए, जिसको हम बोलते हैं हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉलो करता है, मतलब ये जो कंपाउंड होगा आपका एरोमेटिक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड में एक डाइकेटाइन है, बट यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी आपका एरोमेटिक रहेगा अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट आपका है बेंजीन टाइप की रिंग है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है बेंजीन टाइप की रिंग में, तो ये भी आपका क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। बट जो फोर्थ कंपाउंड है देयर इज नो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो आपकी जो डीलोकलाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं है, बिकॉज देयर आर 2 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड्स इन बिटवीन पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ही नहीं है, ठीक है। तो अगर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होती है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स ना तो एरोमेटिक होते हैं ना एंटी एरोमेटिक होते हैं, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन एरोमेटिक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये जो ऑप्शन होगा इट विल बी नॉन एरोमेटिक। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन पूछा है अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर द मैग्नीट्यूड ऑफ log K फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज x × 10⁻⁻1। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, जो इंटीजर आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्शन थी उसमें 3 मोल आपके जो है, मतलब 3 मॉलिक्यूल जो हैं इट्स और एसिटली इथाइन से हमें बेंजीन बनाना है, ठीक है। उसमें डेल्टा जी एफ आपका इथाइन का दिया हुआ है, डेल्टा जी एफ CCS बेंजीन का दिया हुआ है, तो फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है, तो उसकी हेल्प से हमें बताना है कि log K की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन अगर आपको पता करनी है तो समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इसको पता करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे, तो आपका जो ये दिया हुआ है -1.24 × 10⁵, ये तो चलो प्रोडक्ट्स का हो गया, बेंजीन का हो गया, -3 टाइम्स ऑफ -2.04 × 10⁵, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपका जो डेल्टा जी रिएक्शन का आ जाएगा वो आ जाएगा 4.88 × 10⁵। इस तरह सॉल्व कर लेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा है तो ये डेल्टा जी होंगे वो नॉट सिंबल के साथ में आएंगे,
ठीक है, तो हमने डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का पता कर लिया. नाउ विल इक्वेट डेल्टा जी नॉट ऑफ इक्वेशन विद माइनस आर टी एल एन के. ठीक है, तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं. तो ये बनेगा 4.88 इंटू 10⁵ माइनस 2.303. आर की वैल्यू 8.314. टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था 298 एंड लॉग के. ठीक है, अब क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो इसको सॉल्व करके जो आप लॉग के की वैल्यू निकालोगे तो आएगा -85.5. ठीक है, और क्योंकि हमें पर्टिकुलर उसी फॉर्मेट में इसको लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं -855 इंटू 10⁻⁻1. तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 855. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो फिलअप करनी है वैल्यू तो वो आ जाएगा 855 हमारा इंटीजर वैल्यू रहेगी. इसमें लिखा है CCS6 जो है वो फ्रीज कर रहा है. ठीक है, at 5.5 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर एट विच अ सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ C4H10 200 ग्राम ऑफ बेंजीन CCS6 फ्रीज करेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे वो बताना है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिखाई देगा. तो विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी. तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो आयन से ब्रेक तो नहीं होगा, ना ही कुछ उसका पॉलीमराइजेशन होगा. तो यहाँ पे आई का फैक्टर 1 रहेगा, वेंटो फैक्टर. ठीक है, तो डेल्टा TF जो दिया है वो हम पता कर लेते हैं कितना होगा. तो KF की वैल्यू आपको दी है 5.12 इंटू मोलालिटी. तो 10 ग्राम है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 58 होता है, और 200 ग्राम है उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ से जो डेल्टा TF आप पता करोगे तो वो आपका 4.4 आता है. ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि वैल्यू क्या होगी. तो हम इसको लिखेंगे TF जो कि आपका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, और अब नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज TF डैश वो 4.4 के बराबर है. तो आपका कितना होना चाहिए, 5.5 होना चाहिए नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, और माइनस TF डैश जो कि अब नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, तो 4.4. तो यहाँ सॉल्व करके आपकी जो TF डैश की वैल्यू आएगी वो 1.1 डिग्री सेल्सियस आएगी. मतलब ये ऑलमोस्ट 1 के आसपास जो होगा वो आपका फ्रीज कर जाएगा. मतलब कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 5.5 से कम होके 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाएगा. तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो 1.1 डिग्री सेल्सियस, नियरेस्ट इंटीजर 1 होगा तो 1 को हम फिल कर लेंगे. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो पर मैग्नेट आयन है उसमें ऑक्सीडेशन पावर में जो चेंज हो रहा है उसकी पावर चेक करनी है, मैग्नीट्यूड कितना होगा चेंज का. तो दैट विल बी चेक्ड बाय द चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ये मैग्नीट्यूड है चेंज इन ऑक्सीडेशन पावर वो इतना दिया हुआ है x इंटू 10⁻⁴ वोल्ट. अब उसमें दिया है कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोलर से हमने डिक्रीज करके 10⁻⁴ मोलर कर दी है. ठीक है, और हमें ये भी अजम्पशन लेना है कि MnO4 माइनस और आपका जो Mn2 प्लस है उनकी कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हैं. ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ x पता करनी है. तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन बैलेंस करके लिखनी पड़ेगी. तो दैट विल बी रिटन डाउन एज कि आपके पास में 8 टाइम्स ऑफ H प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग टू Mn2 प्लस एंड 4 टाइम्स ऑफ H2O. ये आपकी एक बैलेंस यहाँ पे रिएक्शन लिख दी, इसमें आपका पर मैग्नेट आयन जो है उसका रिडक्शन होकर Mn2 प्लस में चेंज हो रहा है. तो इसका जो आप नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे वो लिखा जाएगा E ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस इट इज इक्वल टू E0 ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ. अब यहाँ पे जो लॉग लिया जाएगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 8. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमारे पास में जो कंडीशंस यहाँ गिवन है तो हम लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस. तो आपने इस तरह से लिखा, और आपकी जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी पहले 1 मोलर थी. ठीक है, अब वो कॉन्सेंट्रेशन जो H प्लस की है वो चेंज होके हो गई है 10⁻⁻⁴ मोलर.
तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन यूज़ करेंगे 1 मोलर के साथ में, दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे आप 10⁻⁴ मोलर के साथ में, और दोनों इक्वेशंस बनाएंगे, उनका हम चेंज जो है इसके इक्वल कर देंगे x × 10⁻⁴ वोल्ट के, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो लिखे जाएंगे 5। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो मोल यहाँ पे आप लिखोगे n की वैल्यू, दैट विल बी 5। ओके, सो नाउ विल राइट द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू 1 मोल एंड 10⁻⁴ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो वो लिखा जाएगा E of MnO4 minus to Mn2 plus it is equal to E0 of MnO4 minus to Mn2 plus minus 0.059 upon n log of 1 की पावर 8। तो ये तो आप पहली कॉन्सेंट्रेशन लिख लोगे। अब क्योंकि MnO4 माइनस और Mn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो वो तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी कैंसिल हो जाएंगी और आप ये पहली इक्वेशन लिखेंगे। इस तरह से दूसरी इक्वेशन जब लिखोगे तो E of MnO4 minus Mn2 plus it is equal to E0 of MnO4 minus to Mn2 plus minus 0.059 by n log of 1 upon 10 to the power minus 4 की पावर 8। This is equation 1 and this is equation 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसके बराबर आ जाएगा चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, तो दैट विल बी रिटन डाउन एज x × 10 to the power minus 4। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 1 में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ बचेगी उसमें ये चीज़ तो आपका कैंसिल ऑफ हो जाएगा एंड बचेगा आपके पास में 0.059/5 log of 10 to the power minus 32। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। अब जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.3776। अब जैसे आपने इस वैल्यू को लिखा है तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 3776 × 10 to the power minus 4। तो हमारे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3, 7, 7 एंड 6। तो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो ये हमें इंटीजर वैल्यू को वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि जो सुक्रोज है वो आपका हाइड्रोलाइज जब होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है एंड ये फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ फॉलो करता है। तो बताना है कि इसमें फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज आपका जो आफ्टर जो भी टाइम 9 आवर्स दिया है f बच जाता है, तो log 1/f की जो वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हाफ लाइफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.33 आवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे जो कि आपका रेट कांस्टेंट होगा, दैट विल बी 0.693 अपॉन 3.33। तो आपका हाफ लाइफ टी हाफ दिया हुआ है 3.33। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए k = 0.693 अपॉन टी हाफ। तो हमने टी हाफ लिखा, k की वैल्यू हमने पता कर ली है। ठीक है, फिर आपको पता है कि जो सुक्रोज होता है ये आपका ब्रेक करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि शुरू में मोलर कॉन्सेंट्रेशन कुछ 1 होती है, तो 1 में से अगर कुछ x पार्ट डिसाइड करता है तो इसका भी x बनेगा और इसका भी x बनेगा। तो बट हमें दिया हुआ है जो सुक्रोज का जो फ्रैक्शन रह जाता है वो f रह जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो रह जाता है इक्वेशन में 1 - x, वो आपके किसके इक्वल कर देना है, f के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो जैसे आपने f के इक्वल किया, ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट लॉ है उसको लिख लेते हैं। दैट विल बी k = 2.303 अपॉन t log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 थी, अब बचा है 1 - x पार्ट। ठीक है, तो हम वैल्यूज रख देते हैं। तो ये बन जाता है 0.693 अपॉन 3.33, 2.303 अपॉन 9, क्योंकि टाइम जो दिया है वो 9 आवर्स दिया है, log 1 अपॉन f। ठीक है, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका जो log 1 अपॉन f की वैल्यू आती है वो आती है आपकी 0.813 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके इसको वैल्यू लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि उसको 10⁻⁻² के फॉर्मेट में उसको चेंज करना है। तो जैसे आप उसको चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 81.3 × 10⁻⁻²। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो नियरेस्ट इंटीजर हम यहाँ पे लिखेंगे वो लिखा जाएगा आपका 81। तो आंसर जो क्वेश्चन का हो जाएगा दैट विल बी 81। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड इन केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.75 ग्राम ऑफ एसिटाइलिन गैस at 50 degrees Celsius and 740 millimeter of mercury of pressure
तो उसका वॉल्यूम हमें पता करना है कितना लीटर्स होगा, ठीक है, और हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर के इक्वल, ठीक है। तो एसिटिलीन जो गैस होती है वो आपका होता है C2H2 और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हो जाएगा आपका 26। तो दिस विल बी द मोलर मास ऑफ द एसिटिलीन गैस। तो अब क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन हम पुट करते हैं तो लिखा जाएगा PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। तो प्रेशर जो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिया, उसको ATM में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें R की वैल्यू दी गई है वो लीटर ATM में दी गई है। तो हम लिखेंगे 740 डिवाइडेड बाई 760 एंड वॉल्यूम तो हमें पता करना ही है। नंबर ऑफ मोल जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा 4.75 डिवाइड बाई 26। हमें R की वैल्यू जो यहाँ यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है 0.0826 और जो टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 323 केल्विन में, ठीक है। तो आप केल्विन में चेंज करके उसको यहाँ पुट करेंगे। अब इस पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो आपका ऑलमोस्ट 5 लीटर के आसपास वैल्यू देता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 5 लीटर्स। तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एसिटिलीन गैस एट दीज कंडीशंस, ठीक है। तो इन कंडीशंस के ऊपर ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एसिटिलीन गैस। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमें एक गैसियस हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है जिसका कंबशन करने पे 6 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और उसका जब कंबशन हो जाता है उसमें 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम जो उसका खुद का है उसका 4 टाइम्स CO2 बनता है, ठीक है। तो आपका जो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ CXHY दिया हुआ है, ठीक है, और उसके हिसाब से हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ Y क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है उसका कंबशन करते हैं। तो जितना आपका X रहता है कार्बन उतना ही आपका X टाइम्स ऑफ CO2 बनता है और जितने हाइड्रोजन्स होंगे उसको एडजस्ट करके यहाँ पे लिखा जाएगा Y बाई 2 टाइम्स ऑफ H2O, ठीक है। और ऑक्सीजन जब बैलेंस करोगे तो इट विल टर्न आउट टू बी X प्लस Y बाई 4 टाइम्स ऑफ O2। तो इस तरह से हमने वेरिएबल्स को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो O2 का रेशियो है वो 6 टाइम्स रहेगा। तो अगर उसका स्टोकमेंट कोएफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे 6 रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि X प्लस Y बाई 4 की वैल्यू है वो 6 रहेगी और 4 टाइम्स अगर CO2 बन रहा है तो इसका मतलब इसका स्टोकमेंट कोएफिशिएंट आपका 4 होना चाहिए। तो X की वैल्यू 4 है, ठीक है। जब X की वैल्यू 4 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी जो Y की वैल्यू आएगी दैट विल बी 8। तो इसका मतलब है कि हमारा जो 8 रहेगा इट विल बी आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम वैल्यू ऑफ Y जो होगी वो 8 अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिया है, इसका सॉल्युबल प्रोडक्ट जो दिया है PbI2 का वो दिया है 8 × 10⁹। अब सॉल्युबिलिटी हमें लेड हाइड्राइड की बतानी है, मतलब ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है इसकी हमें सॉल्युबिलिटी बतानी है किसमें, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो जो कि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होता है तो उसमें जो सॉल्युबिलिटी है उसकी वो है X × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। तो हमें वैल्यू ऑफ X बतानी है जो कि नियरेस्ट इंटीजर के अगेंस्ट में हमें राउंड ऑफ कर देनी है, ठीक है। तो आपका जो गिवन √2 दिया हुआ है 1.41। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि आपका जो लेड आयोडाइड है वो एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो हम उसको क्या करेंगे, इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, लेड 2 प्लस ट्वाइस ऑफ I-, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी जो S है तो उसका आपसे S बन जाएगा और ये आपका 2S बन जाएगा। और जो आपका लेड नाइट्रेट है जो कि एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, इट कंप्लीटली ब्रेक्स इनटू लेड 2 प्लस एंड ट्वाइस ऑफ NO3-। तो क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.1 है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 0.1 और ये बन जाएगा 0.2। तो कॉमन आयन जो शुड हैव अ कॉमन कॉन्सेंट्रेशन तो इसमें ऐड कर देंगे हम 0.1 और इसमें ऐड कर देंगे हम S, ठीक है। तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैन नॉट चेंज। इसका मतलब है कि जो आप KS पे लिखोगे तो लिखा जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड 2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो KS की वैल्यू आपको दी है 8 × 10⁻⁹ तो लिखा जाएगा S प्लस 0.1 एंड 2S का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता है कि जो सॉल्युबिलिटी वैल्यू है वो काफ़ी कम होगी 0.1 के रिस्पेक्ट में, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस वैल्यू ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू द 0.1, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके जो आपका S की वैल्यू आती है, मतलब S पहले तो S² बनेगा, वो बनेगा 2 × 10⁻⁻4, ठीक है, सॉरी 10⁻⁸ एंड इसके बाद में जो S होगा, ठीक है,
वो बन जाएगा √2 इंटू 10⁻⁻⁴, विच इज इक्वल्स टू 1.41 इंटू 10⁻⁻⁴. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ S विच इज सॉलिबिलिटी. बट हमें जो सॉलिबिलिटी देनी है वो इस रेंज में देनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे 141 इंटू 10⁻⁻�6 में. तो हमारा जो इंटीजर हो जाएगा दैट विल बी 141 विच इज वैल्यू ऑफ x, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे हमें सल्फर की अलग अलग फॉर्म्स दे रखी हैं और बताना है कि इन ये जो आपके इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स हैं सल्फर की, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म जो है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा. तो आपका जो अल्फा सल्फर होता है और जो बीटा सल्फर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अनपेयर फॉर्म में नहीं रहते. बट आपका जो S2 होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके अनपेयर रहते हैं. ठीक है, तो अगर वो अनपेयर रहेंगे तो इसमें आपका मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, तो मतलब पैरामैग्नेटिज्म आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो. तो इन तीनों में अल्फा सल्फर बीटा सल्फर S2 फॉर्म में जो पैरामैग्नेटिज्म होगा वो सिर्फ S2 में होगा. ठीक है, तो आपका जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होंगे तो सिर्फ एक ही आपका एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा. In this question we have been given that 1.86 ग्राम of aniline completely reacts to form acetanilide. तो aniline में जो complete moles होंगे आपको इसमें change कर देने acetanilide में. 10% of the product is lost during the purification process. तो amount of acetanilide हमें बतानी है कि purification के बाद में कितने ग्राम रह जाती है. ठीक है, तो आपका जो aniline होता है वो होता है बेंजीन पे NH2, मतलब बेंजीन अमीन होता है. अगर इसमें आप पास कर देते हो एसिड क्लोराइड ऑफ दिस टाइप, ठीक है, तो रिजल्टेंट कंपाउंड जो बनता है वो ये बन जाता है एसिटानालाइड. तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट वाज 93 एंड इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 135 होता है. तो रिजल्टेंट हम क्या करें, हाइड्रोजन हटा रहे हैं, उसकी जगह COCH3 एसिटाइल ग्रुप को हम लगा देते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालीन पता करते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो मास दिया हुआ है 1.86 को अगर हम 93 से डिवाइड करते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो 0.02 आ जाएंगे. तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटानालाइड जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0.02. और मास ऑफ एसिटानालाइड जो होगा अगर उसको पता करना है तो इसका मतलब है कि जो मोल दिए हुए हैं उसमें इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है आपका 2.7 ग्राम. अब जो 2.7 ग्राम है, ठीक है, वो 10% छोड़ के बनेगा, मतलब कि 10% लॉस हो गया है. तो आपका जो मास बचा हुआ है, मास लेफ्ट, वो होगा 2.7 माइनस 2.7 का 10%. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो आपकी 2.343 ग्राम आती है. ठीक है, तो उसको अगर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो दिस विल टर्न आउट टू बी 243 इंटू 10⁻⁻² ग्राम. तो हमारा जो x की वैल्यू है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पुट करनी है हमें, वो आपकी बन जाएगी 243 एंड दिस विल बी आंसर फॉर द क्वेश्चन. ओके, तो हमारे यहाँ पे दिया है टोटल नंबर ऑफ अमीन्स अमंग द फॉलोइंग व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस. तो बोलता है कि हम इनमें से कौन सा अमीन जो है वो गैब्रियल सिंथेसिस से बना सकते हैं. ठीक है, तो गैब्रियल सिंथेसिस जो होता है वो एक आपका प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स का मेथड होता है जिसमें आप 1 डिग्री अमीन्स का प्रिपरेशन कर सकते हो. बट जो 1 डिग्री अमीन्स हमें बनाने हैं वो आपके अराइल और विनाइल टाइप के नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री अमीन्स शुड नॉट बी अराइल एंड विनाइल टाइप. तो आपके जो अराइल और विनाइल टाइप के अगर अमीन्स नहीं होंगे तो ही उनका प्रिपरेशन हो सकता है. बिकॉज बेसिकली यहाँ पे जब उस पूरे कंपाउंड का जब हाइड्रोलिसिस करते हो गैब्रियल सिंथेसिस में, तो 1 डिग्री अमीन जो होता है, अगर आपने उसमें हैलाइड यूज़ किया होगा अराइल टाइप का या विनाइल टाइप का, तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं हो पाती है, जिस वजह से हम इस टाइप के अमीन्स का प्रिपरेशन नहीं कर सकते. तो इन चारों ऑप्शंस में देखते हैं, तो ये आपका 1 डिग्री अमीन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट दिस ऑप्शन हैज़ अराइल अमीन. तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो हैलाइड यूज़ हुआ होगा वो भी आपका अराइल हैलाइड यूज़ हुआ होगा, तो उस पर आपके SN2 टाइप की रिएक्शंस नहीं हो सकती है, तो उस वजह से आपका इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते. ठीक है, तो आपका ये वाला अमीन जो है वो नहीं बनेगा.